गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम व्याकरण पुस्तक के पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर अनेक ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे कुत्ते का भौंकना, घंटी का बजना, किसी वस्तु का घसीटा जाना आदि। इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु मनुष्य के बोलने और बात करने पर जो ध्वनियाँ निकलती है, उन्हें निश्चित अर्थ में जोड़ने से शब्द और वाक्य बनते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ध्वनियों का बोला और लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है और इसे लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का नाम वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके और टुकड़े ना हो वर्ण कहलाता है। गीता नाच रही है, यह एक वाक्य है। इसे बोले तो यह ध्वनि समूह है और लिखें तो लिपि रूप में लिखेंगे। यह वाक्य 5 शब्दों से मिलकर बना है और प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से बना है। देखिए, शब्द ध्वनियाँ: गीता ग धन ई धन त धन आ, नाच न धन आ धन च धन अ, रही र धन अ धन ह धन ई, है ह धन ए। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये ही वर्ण है। वर्ण किसी भी भाषा के आधार होते हैं। इन्हीं से शब्दों की रचना होती है। भाषा के शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए इन वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। बच्चों, हम प्रतिदिन अपने चारों तरफ कुछ ध्वनियों को सुनते हैं, जैसे कि कुत्ते का भौंकना, गाड़ी की आवाज़। लेकिन इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जब हम बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, उन्हें निश्चित अर्थ में जोड़ने से शब्द और वाक्य बनते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इन ध्वनियों का बोला और लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है और भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं और लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है। वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमने एक शब्द लिया गीता, तो जब हम इसको टुकड़े करेंगे तो यह 4 ध्वनियों में विभाजित हो जाएगा। वो है ग धन ई धन त धन आ। अब हम इसके और अधिक छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसे ही वर्ण कहते हैं। वर्णमाला: वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भाषा में कुल जितने वर्णों का प्रयोग होता है, उनका समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला: स्वर अ आ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। अनुस्वर अंग, विसर्ग आहा, अनुनासिक अंग। व्यंजन: क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ इया। स्पर्श व्यंजन: ट वर्ग ट ठ ड ढ अण ड ढ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन: य र ल व। ऊष्म व्यंजन: स स स ह। संयुक्त व्यंजन: छ त्र ज्ञ स्र। आगत ध्वनियाँ आ ज फ। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों के 2 भेद हैं: स्वर, व्यंजन। वर्णमाला से तात्पर्य वर्णों के समूह से है। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णों के 2 भेद हैं, पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर में अ से लेकर औ तक 11 वर्ण हैं। इसके अंतर्गत अनुस्वर, विसर्ग और अनुनासिक भी आता है। इसमें अनुस्वर में अंग की बिंदी का प्रयोग करते हैं, विसर्ग में आहा और अनुनासिक में चंद्रमा का प्रयोग होता है। व्यंजन: व्यंजनों की संख्या 35 होती है। ये कुल क से स्र तक है। व्यंजनों में कुछ आगत ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है, वो है आ ज फ। स्वर: स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर:
ह्रस्व स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों से दुगने समय में किया जाता है। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारते समय किया जाता है, जैसे ओम, सुनो, राम। बच्चों, जब हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो इसे स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। बच्चों, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है और वो है अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों से दुगने समय में किया जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। जैसा कि हम ओम बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। स्वरों की मात्राएं। हिंदी वर्णमाला की सभी व्यंजन ध्वनियाँ अ की सहायता से लिखी जाती है। यदि इन ध्वनियों को बिना किसी स्वरों की सहायता से लिखना होता है तो उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। स्वर जब व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो इनके स्थान पर इनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बुक्स में कुछ चार्ट दिखाया गया है जिसमें कि स्वर, मात्रा और मात्रा का प्रयोग उदाहरण के साथ दिया गया है। इसे आप देख करके पढ़ेंगे। स्वरों की मात्राएं। बच्चों, हिंदी वर्णमाला की सभी व्यंजन ध्वनियों को लिखते समय अ स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और यदि हम इन ध्वनियों को बिना किसी स्वर की सहायता से जब लिखते हैं तो उसके नीचे हल चिन्ह, जैसा कि आपके पुस्तक में दिखाया गया है, उसको लगा देते हैं। और जब हम स्वर का प्रयोग व्यंजनों के साथ करते हैं तो स्वर के स्थान पर इनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद अंग और आह वर्ण आते हैं। इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। ये ना तो पूर्ण स्वर हैं और ना ही पूर्ण व्यंजन, परंतु अन्य स्वर वर्णों की तरह इनके भी मात्रा चिन्ह हैं, जैसे अंग, आह। अतः इन्हें स्वरों के बाद गिना जाता है। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में जब स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद अंग और आह वर्ण आते हैं, तो इसे ही अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। ये ना तो पूरी तरह स्वर हैं और ना ही पूरा व्यंजन, किंतु अन्य स्वर वर्णों की तरह इनकी भी मात्राएं चिन्ह होती हैं। वो है अंग और आह के रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें स्वरों के बाद गिना जाता है। अनुस्वार। इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर आती है। इसका चिन्ह सिरो रेखा के ऊपर बिंदु अंक के रूप में लगाया जाता है। इनका प्रयोग प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है, जैसे गंगा, गंगा, चंचल, चंचल, ठंडा, ठंडा, तंतु, तंतु, संपूर्ण, संपूर्ण। अनुस्वर। इसके चिन्ह को सिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर आती है और अनुस्वर का प्रयोग प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है। जैसे कि हमने एक शब्द लिया गंगा, तो उसको जब हम लिखेंगे तो ग के ऊपर अंक की बिंदी और गंगा कर देंगे, और जब हम इसको पंचम अक्षर में लिखेंगे तो ग, फिर क, ख, ग, घ, अंगा का लास्ट वाला जो वर्ण होता है अंगा, उसको लिखेंगे, फिर गा लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पंचम अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। इसका चिन्ह सिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदी के रूप में लगाया जाता है, जैसे कांच, चांद, मांग, हंसी, गांव, भांति। तो बच्चों, अनुनासिक का चिन्ह सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा जो है नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। जैसे कि हमने एक शब्द बोला कांच, तो जब कांच बोलेंगे तो इसमें जो हवा है वो मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है।
विसर्ग इस ध्वनि का प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। इसका चिन्ह है दो बिंदी। विसर्ग का उच्चारण ह की भांति किया जाता है, जैसे स्वतः, अतः, पुनः, प्रातः, अतः, अंततः। तो बच्चों, विसर्ग इस ध्वनि का प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग का उच्चारण ह की भांति किया जाता है, जैसे कि स्वतः, अतः आदि। आगत ध्वनि आ का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, फॉरेन, बॉल, हॉल। इसी प्रकार ज और फ ध्वनि भी शब्दों में अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा, फन सांप का सिर, फन गुण, हुनर। आगत ध्वनि आ के ऊपर चंद्रमा जैसा रहता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को लिखते समय किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी आदि। इसी प्रकार ज और फ ध्वनि भी शब्दों में अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे जरा। तो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और ज के नीचे अगर अंक की बिंदी लग गया और रा लिख दिए तो जरा, तो इसका अर्थ होता है थोड़ा। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। तो बच्चों, जब हम व्यंजन वाले वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वाले वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। और जब हम व्यंजन वाले वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। व्यंजन के तीन भेद हैं, पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। पहला स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु व्यंजन विशेष के उच्चारण स्थान का स्पर्श करती हुई मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित है। पहला उच्चारण स्थान, व्यंजन और प्रकार। कंठ, क ख ग घ अंग, क वर्ग कंठ। क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो उनका उच्चारण स्थान कंठ है। तालु, च छ ज झ ञ, च वर्ग तालव्य। च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उसका उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धा, ट ठ ड ढ अण, त वर्ग मूर्धन्य। ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंत, त थ द ध न, त वर्ग दंत्य। त वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान दंत है, अर्थात दांत है। ओष्ठ, प फ ब भ म, प वर्ग ओष्ठ। प वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अर्थात ओठ को छूती हुई हवा जो है बाहर निकलती है। ख अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का सा होता है। इनके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। हिंदी वर्णमाला में य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। तो बच्चों, य र ल व जो है उसे अंतस्थ व्यंजन में रखा गया है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है डायरेक्ट बाहर निकल जाती है, वह मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। ऊष्म व्यंजन इनके उच्चारण के समय हवा तेज गति से मुंह के अंदर रगड़ खाती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये हैं स, 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 ह। तो बच्चों, जब हम स, 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 ह का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वह तेज गति से मुंह के अंदर रगड़ खाती है, जिसके वजह से वो गर्म हो जाती है, इसीलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया है। उच्चारण के समय श्वास वायु मुख से बाहर आने के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। तो बच्चों, जब हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं, क ख ग घ अंग, तो इसका जो पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वह अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु जो है वो कम मात्रा में निकलती है। इनके अतिरिक्त य र ल व भी अल्प प्राण है। दूसरा है महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। तो बच्चों, जब हम क ख ग घ अंग
जब ये क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो इसका दूसरा और चौथा वर्ण जो है ख और घ, इसे जब हम बोलते हैं तो श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, इसीलिए इसे महाप्राण व्यंजन कहा गया है। इनके अतिरिक्त स, ह भी महाप्राण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, तो जब हम दो व्यंजनों को जोड़ते हैं तो उससे जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और ये संख्या में 4 हैं, वो है छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ को क और स को जोड़ने से छ बना है, त और र को जोड़ने से त्र बना है, ज और य को जोड़ने से ज्ञ बना है और स और र को जोड़ने से स्र बना है। द्वित व्यंजन, जब कोई व्यंजन ध्वनि अपने समान ध्वनि वाले वर्ण में जुड़ती है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे मिट्टी, हल्ला, कच्चा, पत्ता, चम्मच, डिब्बा, सज्जन, गद्दा, गन्ना, हड्डी, रस्सी। तो जब देखो बच्चों, यहाँ पर ये हो रहा है कि दो व्यंजन, जब द्वित व्यंजन मतलब एक ही व्यंजन दो बार जुड़ता है, एक आधा और एक पूरा, तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे मिट्टी में आप देखेंगे कि आधा ट भी है और पूरा त है, तो ये जो है द्वितीय व्यंजन है। संयुक्ताक्षर, जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क्यारी, नम्रता, विद्यालय, बुद्धि, दस्यु, ख्याति, ज्योति, राष्ट्र, ध्यान, प्यास, अक्षम्य, अदृश्य, चिन्ह। इसमें संयुक्ताक्षर में बच्चों ये हो रहा है कि एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर जुड़ करके एक नया शब्द बना रहा है। जैसे कि क्यारी में आप देखेंगे कि आधा अक्षर है और य जो है पूरा है और फिर र में बड़ी की मात्रा है। तो जब स्वर रहित व्यंजन मतलब आधा अक्षर और स्वर सहित व्यंजन माने पूरा अक्षर से जुड़ता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। र के विभिन्न रूप हैं। र की स्थिति सभी व्यंजनों से भिन्न है। स्वर सहित र अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है। जैसे हम र को स्वर सहित लिखते हैं, माने स्वर के साथ ही उसका उच्चारण होता है, तो वो जैसा रहता है उसी वैसे ही लिखा जाता है। जैसे कि रथ, रजनी, कमर, करतब। यदि र के साथ स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है र, तो उसे अगले व्यंजन के ऊपर रैफ के रूप में लिखा जाता है, इसे रैफ कहते हैं। यदि र के साथ स्वर का हम प्रयोग नहीं करते हैं, वो आधा रहता है, तो उसे हम रैफ के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि कर्म। यदि र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र को उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ लगाते हैं। यदि बच्चों र के साथ यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र को उस व्यंजन की खड़ी पाई के रूप में लगा दिया जाता है। जैसे कि क्रम। फिर ट और ड के नीचे इसे ट्र रूप में लिखा जाता है, तो इसे पढ़ेंगे राष्ट्र, ट्रॉली, ड्रम आदि। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी भी शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। ऐसा करते समय वर्णों को स्वरों से भी अलग करके लिखा जाता है। वर्ण विच्छेद, वर्ण और विच्छेद करना माने अलग करना, वर्णों को अलग करना। तो वर्ण विच्छेद में जो भी शब्द होते हैं तो उसको हम स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, टुकड़े कर दिए जाते हैं, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो रजत, रजत में आप देखेंगे कि र धन अ, र और अ मिलके र बन गया, ज और अ मिलके ज बन गया और त और अ मिलके त बन गया। तो र धन अ धन ज धन अ धन त धन अ। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद हम करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपका पाठ 2 समाप्त हुआ। धन्यवाद।